क्या परजीवी सीक्रेटली हमारी अर्थ की मछलियों को खत्म कर रहे हैं? और थाईलैंड में देखे कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनकी सच्चाई जानकर आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी। साथ ही साथ आज आप महाकुंभ में नहाने वाले इन भूतों की असली सच्चाई भी जानने वाले हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स देखने वाले हैं जो फॉर श्योर आज से पहले आपके सामने कभी भी आने नहीं दिए गए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6, गाइस क्या आपको पता है कि साल 2014 में थाईलैंड के पास मौजूद एक आइलैंड बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो गया। लेकिन उसके फेमस होने के पीछे का रीजन वहां पर मौजूद कोई केव या फिर नेचुरल ब्यूटी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंज सा ह्यूमनॉइड क्रिएचर था। एक्चुअली गाइस 6 जुलाई 2014 को अचानक से ही इंटरनेट पर इस वीडियो क्लिप को अपलोड किया गया, जिसमें यह क्लेम किया गया कि थाईलैंड के पास मौजूद एक छोटे से आइलैंड के पास टूरिस्ट को कुछ इस तरीके का एक अजीब सा क्रिएचर देखने को मिला है, जिसे देखकर वो इतना डर गए कि उन्होंने तुरंत ही इस पूरे ही नजारे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इन टूरिस्ट का ये भी क्लेम था कि भाई जो ये क्रिएचर था ना, ये आधा इंसान और आधे बंदर के जैसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। तो देखो गाइस, जैसे आप अपने प्लेनेट अर्थ की हिस्ट्री को डीपली पढ़ना शुरू करोगे, आपको ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि हमारी अर्थ पर इतिहास में बहुत से ऐसे अजीबोगरीब जानवर पाए जाते थे जो कि लिटरली इसी तरीके के दिखा करते थे। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि खुद हमारे बड़े बड़े रिसर्चर्स ये मानते हैं कि प्रैक्टिकली 4 लाख साल से लेकर 40,000 साल तक यूरोप और एशिया में कुछ ऐसी ह्यूमनॉइड प्रजातियां भी पाई जाती थी जो देखने में इंसान और बंदर का मिक्स्ड ही लगती थी। तो अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि भाई आप 40,000 साल पहले की बात कर रहे हो, ये 2014 में कैसे दिख गई? तो देखो गाइस, इसका सच आंसर तो ये है कि भाई कौन सी प्रजाति कब विलुप्त हो जाती है, इसका ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल आंसर हम इंसानों के पास मौजूद नहीं होता है। देखो हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी प्रजाति हमें दिखती नहीं है कई सालों तक या फिर उसके ट्रेसेस नहीं मिलते हैं ना, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये प्रजाति विलुप्त हो गई होगी। बट प्रैक्टिकली सच कुछ और भी हो सकता है। जैसे देखो गाइस, बात अगर सीलोन कैटफिश की जाए तो ये मान लिया गया था कि ये फिश 66 मिलियन ईयर पहले विलुप्त हो गई थी। बट सडनली 1938 में कुछ रिसर्चर्स को ये दोबारा से जिंदा पाई गई। तो अब देखो यहाँ पर आप इस फिश के लिए भी कह सकते हो कि भाई 66 मिलियन ईयर पहले विलुप्त हो गई थी, ये दोबारा से जिंदा कैसे हो गई? और देखो गाइस, ऑनेस्टली यही चीज ना इन ह्यूमनॉइड एनिमल्स के ऊपर भी हो सकती है, जहां पर भले ही हम ये मान चुके हो कि 40,000 साल पहले ये विलुप्त हो गए हो, बट प्रैक्टिकली ये भी हो सकता है कि ये दुनिया से अलग दूर एक आइलैंड पर छोटी क्वांटिटी में आज भी मौजूद हो। क्योंकि बात अगर देखो इस वीडियो क्लिप की जाए ना, तो 2014 से पहले टूरिस्ट इस आइलैंड के आसपास नहीं जाते थे। लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ भाई, टूरिस्ट की क्वांटिटी इस आइलैंड पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद ये क्रीचर हमें वहां पर नजर नहीं आए हैं। मे भी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अब ये इस जगह को भी छोड़कर चले गए हो। तो देखो जेन्युइनली ये बोल देना कि भाई हमारी अर्थ पर जितनी भी एनिमल या फिर सी क्रिएचर्स मौजूद हैं, उन सबके बारे में हमें पता है, देखो रीजनेबल स्केल पर ये बोलना भाई ना थोड़ी सी बेवकूफी होगी। फैक्ट नंबर 5, गाइज आपने भी इस चीज को फील तो जरूर किया होगा कि आज से 5 साल या 10 साल पहले अगर हमारे घर में कुछ भी अच्छा होता था, कोई नई चीज आती थी या फिर कोई भी फेस्टिवल आता था ना भाई, तो हमारा और हमारे जो छोटे सिबलिंग्स होते थे उनका जो एक्साइटमेंट लेवल था ना भाई, वो काफी ज्यादा हाई रहता था। लेकिन बात अगर रिसेंट टाइम की जाए तो अगर हमारी जनरेशन को साइड में भी रख दे, तब भी भाई जो ये नई जनरेशन है ना, उनका भी एक्साइटमेंट लेवल लगभग ना के बराबर ही रह गया है। मतलब देखो ठीक है, कुछ नया आता है, कोई फेस्टिवल आता है तो थोड़ी बहुत इनके अंदर एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ये एक्साइटमेंट क्या होती है, एक दिन चलती है, 1.5 दिन चलती है या कुछ घंटे चलती है। जबकि बात अगर पहले के टाइम की जाए ना भाई, तो लोग खुशी से महीनों महीनों चीजों को सेलिब्रेट करते थे, या फिर जो एक्साइटमेंट रहता था ना भाई, वो किसी फेस्टिवल का वो 15 दिन या 20 दिन पहले से ही शुरू हो जाता था। बट आज क्या है, 1 घंटा और 2 घंटा देन टोटल फ्लैट। तो अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि भाई आगे फिर इतना बड़ा मेजर चेंज हमारे अंदर सडनली आ कैसे गया? तो देखो गाइस, रीसेंट स्टडीज ये बताती है कि हमारा दिमाग जिस पाथ को फॉलो करते हुए इवॉल्व हो रहा था, उसने सडनली वो डायरेक्शन का पाथ भाई अब छोड़ दिया है। जैसे कि देखो गाइस, बात अगर बिल्कुल शुरुआती दौर की जाए तो उस समय हमारे पास ज्यादा साधन मौजूद नहीं थे। इस चक्कर में क्या होता था कि हमारा दिमाग हैप्पी हार्मोन्स या फिर स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन्स को बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज करता था। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हमने नई चीजों को डिस्कवर करना शुरू करा, साथ ही साथ कुछ चीजों को इन्वेंट भी किया, तो इस कंडीशन में हमारे जो ये हार्मोन्स थे ना भाई, वो काफी बड़ी क्वांटिटी में रिलीज होने लगे और हम लाइफ को ना और अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छे तरीके से महसूस करने लगे, जिसकी वजह से हमें चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती थी। और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए ना भाई लिटरली हम एक टाइम पर पागल से रहा करते थे। लेकिन जैसे ही भाई हमारी लाइफ में स्मार्टफोन ने एंट्री ली ना भाई, इसने हमारे दिमाग को लिटरली हिला कर रख दिया। क्योंकि देखो गाइस, इस डिवाइस ने ना हर एक एक्सपेक्ट से हमारे दिमाग
दिमाग को चैलेंज किया। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि रिसेंट टाइम में हमारे दिमाग में शुरुआती दौर में जिस क्वांटिटी में केमिकल्स रिलीज होते थे ना भाई, उसका भी आधा रिलीज नहीं हो रहा है। और उसी का ही ऑथेंटिक प्रूफ है ये इमेज, जिसमें क्लियरली आप ये देख सकते हो कि कैसे साल 2008 तक एवरेज हर एक इंसान के दिमाग में डेली कितनी बड़ी क्वांटिटी में इन तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते थे। जबकि बात अगर 2025 की जाए तो एवरेज एक इंसान के दिमाग में ना एक दिन में इतनी कम क्वांटिटी में ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जितना तो पहले भी नहीं हुआ करते थे। एंड बाय द वे, ये नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल FMRI है, जिसमें वो क्या करते हैं कि हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके ऊपर एक टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, देन अपने फाइनल कंक्लूजन को दुनिया के सामने रखते हैं। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है कि क्योंकि अब हमारे दिमाग में उतनी बड़ी क्वांटिटी में ये हार्मोन्स रिलीज हो ही नहीं रहे, तो प्रैक्टिकली हम हमारी लाइफ को ना इतनी खुशी या फिर एक्साइटमेंट में जी ही नहीं पा रहे हैं जितना हम 2008 या फिर उससे पहले जीते थे। एंड एज अ रिजल्ट ये जग हमारे लिए सूना सूना हो चुका है। फैक्ट नंबर 4, गाइस रिसेंटली आप लोगों ने ना भाई एक वीडियो क्लिप को मेरे इंस्टाग्राम पे DM करके ना भाई उसे पूरे तरीके से भर दिया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने इस वीडियो क्लिप को तो जरूर देखा होगा, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि देखो जी, महाकुंभ में ना एक भूतों की टोली आई हुई है जो स्नान कर रही है, और इस चीज को बाकायदा एक कैमरा में रिकॉर्ड भी किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली आप ऑलरेडी इस वीडियो को देख चुके होंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा वायरल भी हुई है। पर क्या ये वास्तव में सच है? तो देखो गाइस, एक चीज जो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मुझे विश्वास सब में है, लेकिन बात अगर इस वीडियो क्लिप की जाए ना भाई, तो यहाँ पर दो चीजें ना मेरा दिमाग तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। नंबर 1, वाटर फ्लो। तो देखो गाइस, अगर आप गौर से इस वीडियो क्लिप को देखोगे तो आपको इस वीडियो क्लिप में पानी लहर के रूप में बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जनरली इस तरीके का जो भाव होता है वो सिर्फ समुद्र के बीच में ही हमें देखने को मिलता है। प्रैक्टिकली किसी रिवर में इन तरीके की लहरें जनरेट होना ना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो वहीं अब बात अगर दूसरे डाउट की जाए तो वो है इस पूरे ही इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने वाला कैमरा। तो देखो गाइस, अगर आप गौर से इस वीडियो क्लिप को देखोगे तो यहाँ पर यह बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि जो कैमरा है ना, प्रैक्टिकली कुछ और नहीं बल्कि एक थर्मल कैमरा है, जिसका की यूज समुद्र में दूर गए हुए लोगों को अंधेरे में भी ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब अगर ये भी मान लिया जाए कि भाई चलो फिर भी ये सारी चीजें ना बिल्कुल सच है और ये महाकुंभ का ही स्नान है और इसमें ना यहाँ पर भूत भी मौजूद है, तो अब अगर इसको भी आधार मान लिया जाए तो भाई हमारी जो सनातनी चिकित्सा है ना, वो भी ये कहती है कि एक इंसान के शरीर में गर्मी सिर्फ तभी तक रहती है जब तक कि उसके शरीर में प्राण रहते हैं। और देखो, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आपने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि अगर उन्हें कहीं पर भी कोई घोस्ट या घोंसली एनर्जी फील होती है तो वहां का माहौल गर्म नहीं बल्कि सडनली ठंडा हो जाता है। तो अगर एक आइडेंटिटी जो अपने आप में इतनी ज्यादा ठंडी है उसे थर्मल कैमरे के द्वारा डिटेक्ट कर पाना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बड़े बड़े जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं ना भाई, वो घोस्ट को डिटेक्ट करने के लिए थर्मल कैमरास नहीं बल्कि EMF का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो गाइस, इस पॉइंट पर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए भाई, तो मैं तो यही बोलूंगा कि ये जो वीडियो क्लिप है ना भाई, ये टोटल ही फेक है। हालांकि इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ ही समय में मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आ भी जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी सोच से एग्री करते हो या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 3, गाइस मेरे एक ना सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। मान के चलो कि आप एक आर्मी के कमांडर हो और आपको मालूम है कि आपकी जो आर्मी है ना, वो इस दिन पर दूसरे देश की आर्मी का सामना करेगी और वहां पर सिचुएशन है ना थोड़ी सी गर्मा सकती है। तो इस बेसिस पर उस दिन आप अपनी आर्मी को भूखा पेट भेजोगे या फिर मस्त हेल्दी फूड खिलाकर? भाई देखो, आई एम डैम श्योर आपका एक ही जवाब होगा कि भाई अच्छे से खाना खिलाकर भेजूंगा कि बाई चांस वहां पर अगर कुछ हो जाए तो ताकत तो हो उनमें, राइट? तो चलो आज आपका एक छोटा सा भ्रम तोड़ता हूं। तो देखो गाइस, सुनने में ये चीज भले ही आपको काफी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत से देशों की आर्मी इंटेंशनली ऐसी सिचुएशन में अपने सैनिकों को भूखा रखकर सामने वाली आर्मी के सामने खड़ा कर देती है और इसके पीछे का रीजन फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होता है। तो देखो गाइस, बात अगर सबसे पहले एनर्जी की करूं तो एक इंसान अगर कई महीनों से लगातार हेल्दी और अच्छा फूड कंज्यूम कर रहा है और सिर्फ एक दिन अगर उसे खाना खाने के लिए ना दिया जाए तो देखो इस पॉइंट पर उसकी एनर्जी तो कम होगी, लेकिन ये जो ड्रॉप होगा ना भाई, ये इतना ज्यादा मेजर रोल ओवरऑल उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर नहीं डालेगा, लेकिन मेंटली ये भूख उस इंसान को एक अलग ही तरीके का इंसान बनाएगी। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो गाइस, हमारा जो दिमाग होता है ना, ये ग्लूकोज यानी कि ब्लड शुगर का यूज करते हुए काम करता है। अब अगर आप काफी ज्यादा भूखे होते हो तो हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती। अब जब हमारे दिमाग को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है तो वो होस्ट यानी कि आपको एक तरीके से बेचैन करने के लिए ना स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल को रिलीज करना शुरू करता है। अब देखो, एक तरफ
तो ना हमारे दिमाग में इस तरीके के बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है कि हमें भूख काफी ज्यादा लग रही होती है। तो देखो हमारा जो हंगर हार्मोन यानी कि जो गैरलिन होता है ना वो भी बहुत बड़े स्केल में रिलीज हो जाता है। अब जब ये तीनों ही सिचुएशन आपस में मिलती हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग अपने इंपल्स कंट्रोल को कम कर देता है और हम जिस भी एनवायरनमेंट में होते हैं बिना सोचे समझे इमोशनली हम वही रेप्लिकेट करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि आपका पेट पूरे तरीके से भरा हुआ है और आप अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते हो और बाहर ये देखते हो कि दो लोग जो है ना सड़क पर काफी तेज से लड़ रहे हैं। तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली या तो आप साइड से निकल जाओगे या फिर 1 या 2 मिनट का वेट करोगे कि भाई इनका सब खत्म हो तो मैं निकल जाऊं। लेकिन क्योंकि आप उन दोनों लोगों को जानते नहीं हो ना तो इंटेंशनली आप उनके झगड़े में पड़ने का ज्यादा ट्राई नहीं करोगे, आप बचोगे कि यार मुझे क्या लेना देना, मैं अपने काम पर निकलता हूं। बट ऑन दी अदर एंड अगर आप भूखे हो और आपके दिमाग में ऑलरेडी ये फ्लक्चुएशन की वजह से आपका जो लिम्बिक सिस्टम है ना वो पूरे तरीके से इनएक्टिवेट हो चुका है, तो जैसे ही आप 2 इंसानों को लड़ता हुआ देखोगे ना आपका दिमाग भी बिना सोचे समझे इमोशन को कैरी करेगा और ठीक वैसे ही रेप्लिकेट करने लगेगा। और उस पॉइंट पर क्या होगा कि आप बिना कुछ मतलब के भी ना भाई आपको इतना ज्यादा गुस्सा आएगा कि शायद आप उन 2 लोगों से ये बोलो कि भाई सड़क पर ये क्या ड्रामा मचा रखा है, तुम्हारी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूं, ऐसा भी क्या हुआ है भाई, हटो यहां से, मुझे निकलने दो बस। और देखो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इस पॉइंट पर ना आपके दिमाग की डिसीजन मेकिंग और इमोशन को कंट्रोल करने की पावर पूरे ही तरीके से वीक पड़ चुकी होगी। और हमारे दिमाग की इसी कमी या फिर आप अगर सिर्फ खूबी बोले तो इसी का ही फायदा बहुत से देशों की बड़ी बड़ी आर्मी उठाती है, जहां पर जब भी वो किसी टफ सिचुएशन में सामने वाले इंसान को अग्रेशन दिखाने जाते हैं तो उन्हें जानबूझकर भूखा भेजा जाता है ताकि वो यहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि सामने वाले आर्मी को लगे कि भाई ये आर्मी तो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव है, इससे पंगे लेना ना भारी पड़ सकता है। और देखो गाइस प्रैक्टिकली ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसका कि इस्तेमाल बड़े बड़े देशों की सिर्फ आर्मी ही नहीं करती है बल्कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट भी करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आम जनता तक इसके बारे में कभी खुलकर बात की तक नहीं जाती। फैक्ट नंबर 2 गाइज, आपने भी बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट्स के मुंह से ये बात तो जरूर सुनी होगी कि जब भी हम किसी अपने लव वन को हग करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हमारे स्ट्रेस कम हो जाता है, हम शांत हो जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और शायद आपको ये भी पता होगा कि अगर एक इंसान इसी काम को किसी दूसरी चीज के साथ करे, जैसे कि आप अगर किसी पिलो को हग करो या फिर किसी सॉफ्ट टॉय को हग करो, तो उस सिचुएशन में हमारे दिमाग में ये रिलैक्सिव हार्मोन इतने ज्यादा रिलीज नहीं होते। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि एक इंसान का दूसरे इंसान को हग करना ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है? प्रैक्टिकली नहीं। एक्चुअली गाइस ये इंफॉर्मेशन आप तक आने नहीं दी गई होगी, लेकिन रिसेंटली इटली और यूएसए के रिसर्चर्स ने मिलकर एक सिंपल से टेस्ट को कंडक्ट किया है जिसमें उन्होंने 5000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग चीजों को हक करने के लिए फ्री छोड़ दिया। एंड सरप्राइजिंगली इस टेस्ट से ये बात पूरी तरीके से क्लियर होती है कि अगर कोई भी इंसान किसी एक पेड़ को सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही हक करता है ना भाई, तो उस कंडीशन में उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन तो रिलीज होता ही है, लेकिन हमारा जो ये स्ट्रेस हार्मोन होता है ना यानी कि कॉर्टिसोल, ये भी रैपिडली कम होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि देखा तो ये भी गया है कि अगर एक इंसान डेली बेसिस पर इस चीज को करता हुआ चला जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम 2 से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और भाई ये स्टैट्स तो क्लियरली ये भी बोलते हैं कि अगर 2 इंसान इस तरीके से हक करें ना तब भी इतने बेटर रिजल्ट हमें नहीं मिलते। हालांकि देखो गाइस ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि क्योंकि रिसर्च अभी काफी ज्यादा नई है तो इसका प्रॉपर जवाब तो हमारे पास नहीं है कि प्रैक्टिकली क्यों हम इंसान पेड़ों को हक करने की वजह से दिमागी रूप से ज्यादा खुश और शांत हो जाते हैं। बट गाइस देखो जो भी हो, लेकिन अब क्या है कि रिसेंट टाइम में इसी सीक्रेट हैक का इस्तेमाल बहुत से देशों की आर्मी उन सैनिकों के लिए करती है जो कि सिटी से दूर किसी जंगल या फिर रिमोट एरियाज में रहते हैं। क्योंकि अगर एक सैनिक डेली बेसिस पर इस प्रैक्टिस को फॉलो करता है ना भाई, तो उस एरिया में ना सिर्फ उसका मेंटल स्टेट काफी हद तक स्टेबल रहता है बल्कि उसका जो फोकस और खुशी होती है ना वो भी बहुत बढ़ जाती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 1 गाइस देखो नॉर्मली हम हमारी अर्थ पर जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी को बनाते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट असर भाई नेचर पर तो पड़ता ही है। और देखो ये बात ना सबको पता है। तो अब इस कंडीशन में बिल्कुल खुले दिमाग से इस बात को सोचिए कि इस दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग ऐसी लॉबी भी मौजूद है जो ये मानती है कि भाई जो ये परजीवी होते हैं ना ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे अर्थ पर गहरे समुद्र में रहते हैं। और देखो जेन्युइनली इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि कैसे नासा इनको ढूंढने का कितने बड़े स्केल पर ट्राई भी कर रहा है। तो अब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर ये मान लिया जाए कि ये परजीवी हमारे प्लेनेट पर अंडर वाटर रहते हैं तो भाई ऑब्वियसली बात ये भी है कि ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। तो क्या उस टेक्नोलॉजी का असर हमें हमारे सी एनिमल्स पर देखने को मिल रहा है? वेल इसका रियल आंसर है यस। तो देखो गाइस नॉर्मली हर साल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इवन इंडिया में भी बहुत से ऐसे केसेस दर्ज किए जाते हैं जिसमें सडनली हजारों फिशेस किसी भी बीच के ऊपर आकर कुछ इस तरीके से मरी हुई हालत में पाई जाती हैं। और देखो ये फिनोमेना आज की डेट में इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि आज की डेट में इस फिनोमेना को फिश बीचिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो फिनोमेना होता है ना ये सिर्फ कुछ नेचुरल कॉजेस की वजह से ही जनरेट होता है। जैसे अगर कोई भी समुद्र है उसका अंडर वाटर जो पानी का
टेम्परेचर है वो सडनली काफी ज्यादा चेंज हो जाए, या समुद्र के नीचे कोई बड़ा भूकंप आ जाए, या कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल अगर पानी के नीचे होना शुरू होता है, तो देखो समुद्र के पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन फिशेस या फिर सी एनिमल्स को घबराहट होने लगती है और उसी घबराहट को दूर करने के लिए ये अक्सर पानी के ऊपर की तरफ आ जाती हैं। अब जैसे ये पानी के बाहर आती है तो देखो ना ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाती, तो उनका देहांत हो जाता है और देहांत के बाद समुद्र का पानी क्या है कि लहरों के रूप में इन्हें बाहर की तरफ पुश कर देता है। लेकिन क्या सिर्फ नेचुरल कॉजेस की वजह से ही ये फिनोमेना जनरेट होता है या फिर इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई भी मौजूद है जो पूरी दुनिया से छिपाई जा रही है? असल में गाइस इस राज से पर्दा उठाने की शुरुआत सबसे पहली बार साल 2003 में हुई, जब क्या हुआ कि अचानक से यूएस के कोस्ट लाइन के आसपास ये फिनोमेना बहुत बड़ी क्वांटिटी में होने लगा। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि तमाम रिसर्च करने के बावजूद भी रिसर्चर्स ये नहीं बता पा रहे थे कि प्रैक्टिकली भाई ये फिनोमेना जनरेट हो कैसे रहा है, क्योंकि अंडर वाटर कोई भी ऐसा नेचुरल कॉज ही नहीं बन रहा था जो इस फिनोमेना को जनरेट कर सके। इसके बाद जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन और गहरी होती हुई चली गई, साल 2004 में मरीन रिसर्चर्स को यह पता चला कि यूएस नेवी और कुछ सीक्रेट एजेंसीज अंडर वाटर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर रही हैं, जिसमें वो हाई फ्रीक्वेंसी की सोनार वेव्स को अंडर वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट यही वो कॉज सबसे बड़ा होकर सामने आया जिसकी वजह से ये फिनोमेना साल 2003 और 2004 के बीच यूएसए में बहुत बार देखा गया। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी थी तो भाई डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट से उस समय पूछा गया कि भाई अंडर वाटर ऐसा क्या ही आप ढूंढ रहे हो जिसकी वजह से इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर सोनार वेव्स को आपको जो है पानी के अंदर छोड़ना पड़ रहा है। खैर गाइस देखो, सही बात तो ये है कि इसका जवाब तो हमें कभी भी मिल ही नहीं पाया, अब भी नहीं मिल पाएगा और आज भी ये मिस्ट्री ही बनी हुई है। लेकिन कहानी तो यहीं से ही शुरू होती है। असल में गाइस इसके कुछ टाइम के बाद सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और काफी हद तक इंडियन कोस्ट लाइन के आसपास भी ये फिनोमेना बहुत बड़े स्केल में हमें होता हुआ नजर आने लगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी दोस्तों कि ये फिनोमेना जितनी बार भी हो रहा था ऑलमोस्ट 80% इसका कोई भी कॉज हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। कब तक? जब तक हम इसे कनेक्ट करके नहीं देखते हैं यूएसओ से। तो देखो गाइस, यूएसओ की फुल फॉर्म होती है अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले क्राफ्ट होते हैं कि हवा के साथ साथ पानी में भी बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये टेक्नोलॉजी हमारी अर्थ से बिलोंग नहीं करती। और देखो गाइस, ऐसा मैं नहीं बल्कि ऑफिशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। साल 2009 ब्राजील, यूएसए और न्यूजीलैंड में बहुत से डाइवर्स और नेवी ऑफिसर्स ने बहुत सी बार ये रिपोर्ट किया कि उन्हें डीप सी से कुछ अजीब से लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो काफी ज्यादा तेज स्पीड से पानी में एक जगह से दूसरी जगह घूम भी रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की रिपोर्ट्स आने के बाद ये जो फिश बीचिंग वाला फिनोमेना था ना भाई, ये कम या फिर स्टेबल होने की बजाय उन इलाकों में और ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। साल 2011 पेरू के कोस्ट लाइन के पास 3000 से भी ज्यादा डॉल्फिन्स अनएक्सप्लेन्ड बीचिंग का शिकार हुई, जिसके बाद इस मामले को रफा दफा करने के लिए रिसर्चर्स ने यह बोला कि मे बी ये सोनार वेव्स का काम हो सकता है। बट प्रैक्टिकली अगर इस टाइमलाइन के आसपास भी अगर आप यूएसओ की रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आपको ये बात बखूबी पता चल जाएगी कि इस टाइम के आसपास भी इन तरीके की रिपोर्ट्स में एक बहुत अच्छा खासा स्पाइक हमें देखने को मिला था। यानी कि अब अगर खुद से ही खुले दिमाग से हम इन दोनों ही चीजों को पैरेलल रखकर देखें तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि जब जहां जिस भी जगह पर इन तरीके के जो क्राफ्ट हैं वो लोगों के द्वारा देखे गए हैं, तब उसी जगह पर जो फिश बीचिंग वाला फिनोमेना है ना भाई, ये उसी स्केल से हमें बढ़ता हुआ दिखाई भी दिया है। और देखो ये ना हमारी एक प्रैक्टिकल नॉलेज से भी अलाइन करता है, क्योंकि देखो गाइस हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि अगर समुद्र के नीचे कोई भी नेचुरल कॉज नहीं है तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एक आर्टिफिशियल ऐसा कॉज तो क्रिएट हो ही रहा है ना, जिसकी वजह से ये फिनोमेना ईयर बाय ईयर स्टेबल या फिर घटने की बजाय सडनली बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली ये आज भी एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है जिसके बारे में पूरी दुनिया को कभी भी नहीं बताया जाता, जो प्रैक्टिकली भाई बहुत गलत बात है। आई होप गाइज आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली बात है आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ्री होती है लेकिन ये मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बहुत बढ़ा देती है। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।